नमस्कार साथियों, मैं CR देवासी आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी में स्वागत करता हूं। अब तक अपने 5 क्लासें हो गई हैं, आज अपने 6ठी क्लास है और अब तक अपन 2 टॉपिक पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान के मंदिर स्थापत्य, न कि राजस्थान के मंदिर स्थापत्य, जिसमें मंदिरों का भी कुछ भाग था उसको अपन ने कवर किया है, और राजस्थान के महल। तीसरा टॉपिक जो अपने चल रहा था वो था राजस्थान की छतरिया, हवेलियां और बावड़िया, यानी मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, बावड़िया। ये तीसरा टॉपिक अपने चल रहा था। इसके बारे में अपन एक क्लास पूर्व में भी ले चुके हैं और आज ये अपनी दूसरी क्लास है। और इस क्लास के साथ अपने जो राजस्थान की छतरिया, हवेलियां और बावड़ियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन संभावना बनती है या जो बने हुए क्वेश्चन है, उनको अपन ने सबको कवर करने का प्रयास इन 2 क्लासों में किया है। तो आगे आज अपन इस दूसरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जहां अपन ने कल उस क्लास को छोड़ा था, उससे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आज की इस क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आज की इस क्लास का अपना प्रथम प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, देवी कुंड की छतरिया कहां पर स्थित है? कहां की छतरिया? देवी कुंड की छतरिया कहां पर स्थित है? देवी कुंड की छतरिया कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या जालोर में? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या जालोर में? अब देवी कुंड की छतरिया किस वंश से संबंधित है ये मैं थोड़ा बता देता हूं, शायद इससे आपके आंसर निकल सकता है। राठौड़ वंश से। किस वंश से संबंधित है? राठौड़ वंश से। इसे शाही शमशान भी कहते हैं। शाही शमशान, ये शाही शमशान है। ये क्या है? शाही शमशान है। और ये क्या है? राजाओं की छतरिया है। यहां पर राजाओं की छतरिया, यहां पर क्या है? राजाओं की छतरिया है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? राजाओं की छतरिया है। क्या आंसर हो सकता है? आप लोग ये प्रीमियर में है, देख रहे हैं, तो आप अपने आंसर जरूर लिखें नीचे, ताकि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ वो आप देख सके। तो इसका जो आंसर है, अब राठौड़ वंश आ गया, तो राठौड़ वंश से संबंधित एक ही है जो पूरी तरह से राठौड़ वंश से संबंधित है, वो है बीकानेर। अब अगर इसमें जोधपुर ऑप्शन होता तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनती, बाकी बीकानेर है सीधा। तो राठौड़ वंश से संबंधित देवकुंड की छतरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवकुंड की छतरिया कहां स्थित है? बीकानेर में। किस वंश से संबंधित है? राठौड़ वंश से। राठौड़ वंश में जो बीकानेर में स्थित है, इसे शाही शमशान या यहां पर राजाओं की छतरिया स्थित है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सरल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए या मिलान करें, मिलान कीजिए या मिलान करें। राणा सांगा की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? अजीत सिंह का देवल कहां पर स्थित है? और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहां पर स्थित है? शायद आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान कहां से संबंधित है? अजमेर से संबंधित है, तो इनकी छतरी कहां पर, स्मारक कहां पर स्थित है? अजमेर में। अजीत सिंह कहां से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है, तो इनकी छतरी कहां पर है? जोधपुर में। अब 2 रहे, जो मेवाड़ से संबंधित है वो रहे राणा सांगा और महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? बांडोली में। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? बांडोली में। और राणा सांगा की छतरी कहां पर स्थित है? तो मांडलगढ़ में। चलिए, तो इसका आंसर होगा पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा
4 नंबर। अब इनके बारे में, इन शासकों के बारे में तो अपने जब इतिहास का रिवीजन करेंगे, इतिहास का दोहरान करेंगे, तब इन शासकों के बारे में विस्तार से अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ क्षत्रियों से संबंधित है तो इतना जो जानकारी क्षत्रियों से संबंधित है वही आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यहां से संबंधित दूसरी क्षत्रियों के बारे में पूछा गया है। अभी तक इसके बारे में पूछा नहीं गया तो हो सकता है पूछा जा सके। पंचकुंड की क्षत्रिया, पंचकुंड की क्षत्रिया कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, कोटा में स्थित है, बूंदी में स्थित है या अजमेर में स्थित है? पंचकुंड की क्षत्रिया कहां पर स्थित है? यहां से संबंधित, इस पंचकुंड से संबंधित या पंचकुंड से रिलेटेड और क्षत्रिया है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, शायद इससे आपका आंसर भी निकल जाएगा। एक तो कागा की क्षत्रिया वहां पर स्थित है, दूसरी मंडोर की क्षत्रिया वहां पर स्थित है, और एक स्पेशल क्षत्रिय है गोराधाय की छतरी, गोराधाय की छतरी, गोराधाय की छतरी किसने बनाया था? किसने बनाई है? तो ये बनाई थी अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने अपनी धाय मां के लिए, अपनी धाय मां गौरा के लिए अजीत सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। अपनी धाय मां गौरा के लिए इस छतरी का निर्माण करवाया था। तो कागा की छतरिया, मंडोर की छतरिया और गौराधाय की छतरिया, तो ये तीनों और ये चौथी पंचकुंड की, ये सब कहां पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर में। आपको ध्यान देना, अब जो जोधपुर मारवाड़ से संबंधित क्षत्रिया है वो कंप्लीट आपके, कागा की हो गई, मंडोर की क्षत्रिया हो गई, गौराधाय की क्षत्रिया हो गई और पंचकुंड की क्षत्रिया हो गई। अब क्षत्रियों से संबंधित, जोधपुर से संबंधित क्षत्रियों से संबंधित सवाल जो है वो सारे कंप्लीट आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली, ये बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत कंपटीशन में पूछा गया है और आजकल भी पूछा जाता है, वर्तमान में भी ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, अलवर में या शेखावाटी में? जैसलमेर में, जोधपुर में, अलवर में या शेखावाटी में? जैसलमेर में, जोधपुर में, अलवर में या शेखावाटी में? चलो इसका आंसर तो लगभग आपके सबके आ गया होगा, जैसलमेर। अब ये जो सालिम सिंह की हवेली है, सालिम सिंह की जो हवेली है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो सालिम सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह ने। कब करवाया? तो 1815 में। कब करवाया? 1815 में। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो दीवान सालिम सिंह ने। कब करवाया? 1815 में। ये इसमें जो इसकी जो मूल विशेषता है, यहां पर 7 जो खंड है वो पत्थर से बने हुए हैं। 7 खंड किससे बने हुए? पत्थर से। और सबसे ऊपरी जो खंड है, ऊपरी खंड, वो लकड़ी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लकड़ी का। 7 खंड जो है वो पत्थर के बने हुए हैं और सबसे ऊपरी जो खंड है वो किसका बना हुआ है? लकड़ी का। जो ये ऊपरी खंड लकड़ी का बना हुआ है उसे शीश महल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीश महल। जो लकड़ी का बना हुआ भाग है उसे शीश महल कहा जाता है और पत्थरों से बने हुए जो भाग है उन्हें रंग महल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रंग महल। अब बताइए, अब कौन सा प्रश्न है जो इसमें से रह गया? मान लो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाए कि हवेली का निर्माण किसने करवाया या हवेली कहां पर स्थित है, और गहराई में जाए प्रश्न के लिए, तो वो यहां से पूछ सकता है एक तो इसका निर्माण कब हुआ, या फिर यह पूछ सकता है कि इसका इसमें जो 7 पत्थर के खंड है उन्हें क्या कहा जाता है, और लकड़ी का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो शीश महल कहा जाता है। तो सालिम सिंह की हवेली के बारे में अब शायद मेरे हिसाब से एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहा। ये सालिम सिंह की हवेली के बारे में क्लियर। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सा प्रश्न है, वापस उसी से रिलेटेड, उसी चीज से संबंधित। नथमल की हवेली कहां स्थित है? नथमल की हवेली कहां पर स्थित है? नथमल की हवेली कहां पर स्थित है?
मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण दो लोगों ने मिलकर करवाया, जिनका नाम था, एक का नाम हाथी और एक का नाम था लालू। हाथी और लालू। निर्माण कब करवाया गया? निर्माण कब करवाया गया? तो 1881 से लगाकर 1885 के मध्य, 1881 से 1885 के मध्य निर्माण किसने करवाया? हाथी और लालू ने। निर्माण कब करवाया गया? 1881 से लगाकर 1885। अब यहां पर दो हाथी हवेली बनी हुई है, हाथी हवेली या महल कह सकते हैं अपन, बने हुए हैं, जो ऐसा लगता है जैसे दो द्वारपाल हो। दो क्या हो? द्वारपाल। क्या क्या हो वहां पर? दो द्वारपाल। अब इससे संबंधित सारे प्रश्न आ गए। निर्माण किसने करवाया? हाथी और लालू ने। कब करवाया? 1881 से 1885 के मध्य। दो हाथी हवेलियां हैं, दो हाथी महल बने हुए हैं, दो कमरे टाइप बने हुए हैं, जो उन्हें दो द्वारपाल की तरह जैसे दिखते हैं, जैसे कोई दो द्वारपाल लगे हुए हो उस तरह से वो दिखते हैं। तो ये कहां पर स्थित है? न शेखावाटी में, न हाड़ौती में, न जोधपुर में है। ये भी कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। जहां सालिम सिंह की हवेली स्थित है, वहीं पर नथमल की हवेली स्थित है। चलिए, अब इससे संबंधित मेरे हिसाब से कोई प्रश्न बाकी नहीं रहना चाहिए। निर्माण हाथी लालू कब किया गया? 1881 से 85। दो हाथी हवेलियां या हाथी महल या हाथी कमरे बने हुए हैं, जो ऐसे लगते हैं जैसे दो द्वारपाल खड़े हों। अच्छा प्रश्न है, मंत्रियों की हवेली कहां पर स्थित है? चलिए, मंत्री जी की हवेली, मंत्रियों की हवेली कहां पर स्थित है? चूरू में स्थित है, सीकर में स्थित है, झुंझुनू में स्थित है, या फिर अपने बीकानेर में स्थित है? बीकानेर के बारे में तो अपन ने कल पढ़ा भी था कि इसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? हजार हवेलियों का शहर, हजार हवेलियों का नगर। देखो, तीन चीजें अपन ने, तीन पॉइंट पढ़े थे कल। बूंदी, स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर। फिर नवलगढ़ के बारे में पढ़ा था, उसे क्या कहा जाता था? हवेलियों का नगर। और ये बीकानेर के बारे में पढ़ा था अपन ने, हजार हवेलियों का शहर या हजार हवेलियों का नगर। चलिए, तो बताइए, मंत्रियों की हवेली कहां पर स्थित है? क्या ये चूरू में स्थित है, सीकर में स्थित है, झुंझुनू में स्थित है, या बीकानेर में स्थित है? तो मंत्रियों की हवेली अपने स्थित है चूरू में। कहां पर स्थित है? चूरू में। कहां पर स्थित है? चूरू में। इसके बारे में अपन ने कल एक हवेली के बारे में तो कल पढ़ लिया था, चूरू के बारे में। इसके अलावा भी रामनिवास गोयनका की हवेली और बहुत सारी हवेलियां वहां पर चूरू में स्थित है। चलिए, सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से इसका आंसर निकल सकता है। बादशाह की हवेली कहां पर स्थित है? बादशाह की हवेली कहां पर स्थित है? अलग से यूनिक क्वेश्चन निकालने का प्रयास। बादशाह की हवेली कहां पर स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, अलवर में, या मांडलगढ़ में? अजमेर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, अलवर में स्थित है, या फिर अपने मांडलगढ़ में स्थित है? तो ये बादशाह की हवेली स्थित है, वो है अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर। जिन प्रश्नों में व्याख्या नहीं है, जॉन बुचे ने बच्चे के करवाने की कोशिश नहीं करनी, कहीं मतलब नहीं है कहीं, वरना जिसमें व्याख्या है उसमें व्याख्या बताएंगे, जिसमें व्याख्या नहीं है उसमें व्याख्या फालतू जोड़ने से मतलब नहीं है, उसको विस्तारित करने या उसको बढ़ाने से मतलब नहीं है। प्रश्न बनता है तो उसकी व्याख्या जरूर की जाती है कि इससे रिलेटेड ये प्रश्न बन सकता है। अगर प्रश्न नहीं बनता है तो फिर उससे बारे में व्याख्या करने से मतलब नहीं रहता है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वही गौरव सर वाला पैटर्न, जहां व्याख्या की जरूरत है वहां व्याख्या जरूर होनी चाहिए, और जहां व्याख्या की जरूरत नहीं है वहां पर व्याख्या बेफिजूल नहीं रहनी चाहिए। चलिए, अंग्रेजी के एल अक्षर के समान, एल अक्षर के समान या एल अक्षर के आकार की एक चट्टान बावड़ी, एल अक्षर के आकार की एक चट्टान बावड़ी, एल अक्षर के आकार की एक चट्टान बावड़ी कहां पर स्थित है? इसे
और रावण छत्री भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? रावण छत्री। इसे रावण छत्री भी कहा जाता है। रावण से, हाँ शायद आपके बैठ गया होगा सवाल, रावण छत्री भी कहा जाता है। क्या वो उशिया में स्थित है, जसवंतड़ा में स्थित है, मंडोर में स्थित है या फलोदी में स्थित है? इसका लगभग आपके सबके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा और यही आंसर है मंडोर। आप लोग जो बता रहे हैं वो सही है। कहां पर स्थित है? तो मंडोर में स्थित है। चलिए, इससे संबंधित सारे प्रश्न आ गए। एक चट्टान या रावण छत्री कहां पर स्थित है? तो मंडोर में। मंडोर में स्थित एक चट्टान बावड़ी का आकार क्या है? एल आकार है, ये भी हो गया। एल आकार की मंडोर में स्थित जो बावड़ी है उसे क्या कहा जाता है? तो रावण छत्री भी कहा जाता है। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। अब इसमें से इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इसके बारे में अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में एक नीचे कमेंट भी आया था। आप लोगों से विशेष विनती है, एक बार आप ढंग से देखें क्लास, उसके बाद जरूर कमेंट करें। आपने वो उसमें बताया कि अनिरुद्ध के भाई देवा के लिए बनाया था, मैंने ये चीज नहीं बताई। मैंने वो बताई है छतरी के बारे में दूसरी, इसके बारे में बावड़ी के बारे में ये चीज नहीं बताई। बावड़ी के बारे में मैंने जो बताया मैं वापस एक बार बता देता हूं आपको। उसमें जो आया है कमेंट, आप एक बार उस क्लास को वापस देखें, उसके बाद आप, हाँ है, अगर आपको लगता है तो जरूर करें कमेंट। लेकिन अगर आप एक बार ढंग से क्लास देखकर फिर उसके बाद उसके बारे में अपने जो विचार है वो रखें, तो जरूर रखें। आपके जो विचार होते हैं नीचे, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ, अगर आप गलत जो टिप आपने प्रश्न नहीं देखा है, हो सकता है हो जाती है भूल, आप एक बार वापस देख लें और उसमें सुधार करें। चलिए देखो, अपन ने कल इसके बारे में डिस्कशन किया था। जैसे चांद बावड़ी, ये कहां पर स्थित है? तो आबानेरी में। मैंने ये भी बताया था कि इसका निर्माण किसने करवाया? निकुंभ चंद। किसके द्वारा करवाया गया था? निकुंभ चंद, जिसे क्या मिहिर भोज, जिसका क्या नाम था? मिहिर भोज भी था, निकुंभ चंद भी था। चंद के नाम से इसका नाम क्या हो गया? चांद बावड़ी। ये अपन ने कल पढ़ा था। रानी जी की बावड़ी किसने बनाई? नाथावती ने। नाथावती कौन थी? तो राजा, जो वहां के शासक थे, राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। और कातन बावड़ी कहां पर स्थित है? तो जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। तो अब इसके बारे में यही बताया गया था कि रानी जी की बावड़ी, और एक मैंने ये भी बताया था कि इस तरह के एक हाथी की आकृति बनी हुई है, जो ऐसा लगता है कि वो उस बावड़ी में से क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। ये विशेषता किस बावड़ी की है? तो वो रानी जी की बावड़ी की विशेषता है। चलिए, तो आंसर सीधा सीधा आ गया। राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी या जलाशय माना जाता है, तो वो माना जाता है लाहिन बाबी सिरोई। अब यहां से एक प्रश्न और, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और आपको देखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो कातन बावड़ी, एक तो ये एक, ठीक है। दूसरी रानी जी की बावड़ी 2 नंबर। तीसरी चांद बावड़ी, 3 बावड़ी, 3 हो गई। और चौथी है हाड़ी रानी की बावड़ी। कहां पर स्थित है हाड़ी रानी की बावड़ी? हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? टोडा रायसिंह। कहां पर स्थित है? टोडा रायसिंह कहां पर है? वापस वही बात होगी। देखो, अभी वर्तमान में है केकड़ी में। वर्तमान में कहां पर है? केकड़ी में। पहले कहां पर था? तो टोंक में। वर्तमान में ये कहां पर है? केकड़ी में। पहले कहां पर था? टोंक में। ये हो गई अपने चौथी। इन 4 बावड़ियों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें, विशेष जोर देके, इसीलिए कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं में ये बन सकता है। इन 4 बावड़ियों के लिए राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इन 4 बावड़ियों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है या प्रस्तावित किया हुआ है। तो प्रस्तावित 4 बावड़ियां कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, तीसरी हो गई अपने कातन बावड़ी जो जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, और चौथी है हड़ी रानी की बावड़ी जो कहां पर स्थित है?
टोडा राइसिंग टोंक में। तो इस एक प्रश्न से आपके इतने सारे जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो गए। जैसे पोस्टमार्टम कहते हैं वो ओपीडी, वही इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, ओपीडी कर दिया उसका पूरा। चांद बावड़ी का पूरा हवानेरी दौसा, निकुम चंद और मीर बोझ, वही मीर बोझ नाम है, निकुम चंद की उपाधि ली थी इसलिए निकुम चंद, और उससे चांद बावड़ी। रानी जी की बावड़ी नाथावती ने, जो राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी या रानी थी। फिर कातन बावड़ी कहां पर स्थित है, जोधपुर ग्रामीण में। और इन 4 बावड़ियों के बारे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने प्रस्तावित भेजा हुआ है कि इनको क्या शामिल किया जाए, विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में। चलिए अब इससे ज्यादा क्या रह गया इस प्रश्न में, इससे ज्यादा कुछ रहा हो तो आप जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस टॉपिक को अपन शुरुआत जब करते हैं, किसी भी टॉपिक को जब अपन पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, उसके बारे में जो कोटेशन या उसके बारे में जो कथन कहे गए या उसके बारे में जो किसी भी व्यक्ति विशेष ने जो चीजें बताई गई है उसके द्वारा, उनके बारे में जरूर अपन डिस्कस करते हैं या उनको जरूर पढ़ते हैं। तो पहला शुरुआत का प्रश्न, अगर बावड़ी और इससे प्रश्न बनाना है, शुरुआत का प्रश्न बनाया जाएगा तो यह प्रश्न बन सकता है। शुरुआत टॉपिक खोला, फर्स्ट या सेकंड 4-5 लाइनों में से जो प्रश्न बनना है तो यह बन सकता है कि किसके अनुसार नहर और बावड़ी भारत में शकों की देन है। किसकी देन है? शकों की देन है। शक वंश जो था उसकी देन है। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, या बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, या पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। इन चारों में से किसके अनुसार यह माना गया है कि भारत में नहर और बावड़ी जो है वो शक वंश की देन है? चलिए, तो इसका आंसर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। किसके द्वारा दी गई है? तो शक और ये शरण, शक और शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और प्रश्न आ गया, एल आकृति। चलो, एल आकृति के 2 बावड़ियां हैं राजस्थान में, मतलब जो प्रसिद्ध बावड़ियां हैं, 2 बावड़ियां प्रसिद्ध एल आकृति की बावड़ियां हैं, जिसमें से एक तो अपन पहले पढ़ चुके हैं जिसे रावण बावड़ी भी कहा जाता है, या एक चट्टान बावड़ी भी कहा जाता है, जो कहां पर स्थित है? अपने जोधपुर में। उसके बारे में अपन पढ़ चुके, मंडोर में स्थित है। और अब ये दूसरी अंग्रेजी के एल अक्षर की आकृति में बनी भवाल देवी बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? अंग्रेजी के एल अक्षर की आकृति में बनी भवाल देवी बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? क्या ये जैसलमेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, राजसमंद में स्थित है, या फिर ये बूंदी में स्थित है? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का नगर, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहां पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद या बूंदी? देखो, जोधपुर वाले अपन पढ़ चुके हैं, मंडोर वाली एल आकृति की, जिसे रावण छतरी या एक चट्टान बावड़ी भी कहा जाता है। साथ ही साथ याद करें, आप इसको वापस पढ़ने के लिए जाओगे तो फिर वही बात है, वही टाइम इतना कंज्यूम होगा। आप प्रश्न पढ़ा, प्रश्न के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जो व्याख्या है, वो उसको भी साथ ही साथ और कलेक्ट, दिमाग में पूरा फिट उन चीजों को याद रखे, ताकि वो और पढ़े हुए से ज्यादा सुना हुआ और जो लिखा हुआ देखा जाता है वो ज्यादा याद रहता है। तो अपन इसमें देखो, अब पहले तो इसके बारे में बता देता हूं मैं। भाव सिंह की पत्नी भवाल देवी ने निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया? भाव सिंह की पत्नी भवाल देवी ने। भाव सिंह की पत्नी भवाल देवी ने। तो ये एल अक्षर की आकृति की जो भवाल देवी बावड़ी है वो कहां पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर में नहीं है, ना जोधपुर में, ना राजसमंद में, ये स्थित है अपने
बूंदी में। ये कहां पर स्थित है? बूंदी में। चलिए, ये भी याद ध्यान रखें। आप किसने बनाई? तो भाव सिंह की पत्नी भवाल देवी ने इसका निर्माण करवाया। उन्हीं के नाम से इसका नाम है भवाल बावड़ी। चलिए, चमना बावड़ी। गणिका चमना की बावड़ी कहां पर स्थित है? गणिका चमना की बावड़ी कहां पर स्थित है? क्या शाहपुरा में है, जहाजपुर में है, मांडलगढ़ में है, या फिर केकड़ी में? चमना की बावड़ी, गणिका चमना की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो इस बावड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया? उमेश सिंह ने। किसने करवाया? उमेश सिंह ने। उमेश सिंह ने। कब करवाया? तो 1858 में। बस इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए। कहां स्थित है, किसने करवाया और कब करवाया, बस क्लियर, कंप्लीट। तो गणिका चमना की बावड़ी कहां पर स्थित है? निर्माण उमेश सिंह 1858। और ये जो स्थित है वो स्थित है शाहपुरा में। कहां पर स्थित है? शाहपुरा में। गणिका चमना की बावड़ी जो है वो कहां पर स्थित है? तो अपने शाहपुरा में। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, कभी भी ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। या तो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में डाकणियों की बावड़ी कहां पर स्थित है, ये इससे भी पूछ सकते हैं। इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किले नुमा संरचना वाली बावड़ी कहां पर स्थित है, या किले नुमा संरचना वाली बावड़ी कहां पर स्थित है, यही प्रश्न बन सकता है। या फिर तीसरा प्रश्न, लवाण बावड़ी कहां पर स्थित है? लवाण बावड़ी कहां पर? तीन प्रश्न है, इस एक प्रश्न में तीन प्रश्न है। आप उन 15, 16, 17, 18, 20 प्रश्न वो उसका नहीं, अब एक प्रश्न देखिए। इस एक प्रश्न में आपके तीन प्रश्न, इससे पहले भी जितने प्रश्न हुए उसमें 4-4, 5-5 प्रश्न करवाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें तीनों प्रश्न हो गए। देखो, डाकणियों की बावड़ी पूछा जा सकता है, किलेनुमा संरचना वाली बावड़ी पूछा जा सकता है, या फिर लवाण बावड़ी पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये दौसा में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? दौसा में। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। आप इसको याद रखें। इससे भी पूछ सकते हैं कि भाई डाकणियों की बावड़ी या किलोनुमा संरचना, ये भी पूछ सकते हैं, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लवाण बावड़ी कहां पर स्थित है। तो इन तीनों का उत्तर, एक उत्तर है, वो है दौसा। क्या है? दौसा के समीप स्थित है। चलिए, महारावल आस्करण द्वारा नहीं, महारावल आस्करण के समय महारावल आस्करण के समय इनकी पत्नी ने बनाई थी, प्रिमल दे ने। किसने बनाई थी? प्रिमल दे ने। तो महारावल आस्करण के समय उनकी पत्नी प्रिमल दे द्वारा निर्मित बावड़ी कहां पर स्थित है? उनकी पत्नी प्रिमल दे द्वारा निर्मित बावड़ी का क्या नाम है? सॉरी, बावड़ी का क्या नाम है? ये स्थित है डूंगरपुर में, ये मैं बता देता हूं, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? तो डूंगरपुर में। अब इसमें से देखो, अपन ने एक ये पढ़ ली है, ये कहां पर स्थित है? जोधपुर ग्रामीण में, अभी पढ़ी अपन ने। तो अब रही तीन ऑप्शन रहे, तीन बावड़ियां रही। तो इन तीन बावड़ियों में से क्या वो मेड़तनी की बावड़ी है, या तापी बावड़ी है, या नौलखा बावड़ी है? इन तीनों में से, चार में से एक तो हट गया ऑप्शन। तो तीनों में से कौन सी बावड़ी जो है वो महारावल आस्करण के समय उनकी पत्नी प्रिमल दे द्वारा निर्मित है और जो डूंगरपुर में स्थित है? तो वो बावड़ी है नौलखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? नौलखा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। ये प्रश्न पूछा जाता है, नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? ऐसे भी पूछा जा सकता है, डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो आस्करण की पत्नी प्रिमल दे ने करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न बना हुआ है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि महारावल आस्करण की के समय निर्मित बावड़ी का क्या नाम है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। या आस्करण की पत्नी द्वारा निर्मित, पत्नी प्रिमल दे द्वारा निर्मित जो बावड़ी है वो उसका क्या नाम है? चलिए तो फिर ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट। चलिए, एक और प्रश्न, उसी तरह का प्रश्न, उसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न कि उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके समय करवाया गया? कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी। राजस्थान में उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके समय करवाया गया? किसके समय करवाया गया?
इनमें से अब ये मैं बता सकता हूं, इन शासकों में से किसी एक की पत्नी ने करवाया था, उनका नाम था राम रसदे। राम रसदे, ये रानी थी, रानी राम रसदे ने इस जो बावड़ी है उसका निर्माण करवाया। तो उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके समय करवाया गया? अब मैंने ये भी बता दिया ये किसने बनाई, तो राम रसदे ने बनाई थी। किसके समय करवाया गया? क्या वो उदय सिंह के समय बनी, क्या ये महाराणा राज सिंह के समय बनी, क्या महाराणा प्रताप के समय बनी, या फिर ये महाराणा कुंभा के समय बनी? तो ये त्रिमुखी बावड़ी है, ये बनी थी अपने महाराणा राज सिंह के समय। महाराणा राज सिंह के समय, महाराणा राज सिंह के समय। राजसमंद झील को भी अपन इससे में याद कर ले, उन इनके समय ही बनी थी ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कंप्लीट आज के अपने जो 15 प्रश्न हैं, 16, 15, 17, 18 जो भी जितने भी प्रश्न थे वो प्रश्न कंप्लीट। अगली क्लास में अपन अगला टॉपिक लेंगे, दूसरा नया टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक के बारे में जितने भी जो भी प्रश्न होंगे, जितनी क्लासें बनेगी उतनी क्लासें आपको करवाई जाएगी। छोटी छोटी क्लासें लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपका समय भी बचे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, कम समय में अच्छा कंटेंट मिले। वैसे आपके लिए बड़ी क्लासें हम संडे को लगा ही रहे हैं। जैसे अब संडे को, पिछले संडे को जो क्लास लगी गौरव सर की क्लास, वो बड़ी क्लास 100 प्रश्नों वाली क्लास है। तो हम हर तरह से आपका ध्यान रख रहे हैं कि सप्ताह में 6 दिन आपको छोटी छोटी क्लासें देकर आपका एक जैसा रिवीजन करवाया जाए, और उसके बाद संडे को एक बड़ी क्लास देकर पूरा ओवरव्यू लेने का प्रयास किया जाए। तो आप लोग ओपीडी से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस क्लास को, इन क्लासों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो जोड़े इसमें, तो उनको भी फायदा होगा। और इन क्लासों से संबंधित बड़ी क्लास होगी, कब छोटी क्लास होगी, यहाँ कब आपके लिए मैराथन क्लासें आएगी, यहाँ कौन सी किताब है, जीजीडी फैक्ट कौन कौन से, बहुत सारे क्वेश्चंस, उन सब की जानकारी, उन सब का लाभ लेने के लिए आज ही आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और अब तो अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, फास्टेस्ट है, बिल्कुल फास्टेस्ट ग्रोइंग है। व्हाट्सएप चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, जीजीडी के नाम से है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, धन्यवाद।